Hello everyone, I am Nehal Ahmed and this is SLIC Self Learning Intellectual Classes। मैं आप लोगों के सामने क्लास 11 का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, जिस चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। पिछले वीडियो में मैंने फिजिकल वर्ल्ड का कुछ टॉपिक मैं पढ़ा दिया हूं, जिस टॉपिक का नाम है साइंस, क्या होता है साइंस, क्या होता है फिजिक्स, क्या होता है साइंटिफिक मेथड्स, क्या होता है फिजिकल वर्ल्ड और कौन कौन से मेथड्स अप्लाई किए जाते हैं फिजिक्स में। तो ये टॉपिक पिछले वीडियो में मैंने पढ़ा दिया है। अगर आप लोग इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टॉपिक का लिंक शेयर कर दूंगा, आप उस लिंक पर क्लिक करें और आप इस टॉपिक को देख सकते हैं। और मैं आज का जो लेक्चर मैं देने वाला हूं उस टॉपिक का नाम है, जिस टॉपिक का नाम है, पहला है डोमेन इन फिजिक्स, दूसरा है स्कोप ऑफ फिजिक्स, तीसरा है एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स, चौथा है रिलेशन ऑफ फिजिक्स विद अदर ब्रांच ऑफ साइंस एंड पांचवा है फिजिक्स टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। ये सब टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आप लोग से एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप जिस टीचर से पढ़ें या ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें या मेरे से पढ़ें, किसी से भी पढ़ें, तो क्या कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले आप पहले दिमाग में पॉजिटिव ये सोच लें, थिंक कर लें कि मैं जिस टीचर से पढ़ूंगा उससे क्या होगा, मैं उस टॉपिक को समझ लूंगा। इससे क्या होगा, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है 50% तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इस मेथड को जरूर अप्लाई कीजिएगा ताकि आप टॉपिक को अच्छे से समझ। डोमेन इन फिजिक्स क्या है? डोमेन इन फिजिक्स यानी फिजिक्स का सीमा कहां तक है। ठीक है, तो डोमेन इन फिजिक्स को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लेकिन मैं पहले 2 पार्ट्स के बारे में बताऊंगा कि वो 2 पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पहला 2 पार्ट्स क्या है, एक होता है मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। तो सबसे पहले हम लोग माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के बारे में जान लेते हैं डिटेल में क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, जिस पार्टिकल्स का साइज 1 मीटर से ज्यादा है या 1 मीटर है, जिसको हम खुली आंखों से देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स में अगर हम स्टडी करते हैं, ऐसे फिजिक्स को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। ठीक है, अब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, है ना, कौन कौन से चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो 11th 12th में देखेंगे कौन कौन से चैप्टर माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के अंतर्गत आते हैं। तो क्लासिकल फिजिक्स जो है में आते हैं, एक मैकेनिक्स, दूसरा है थर्मोडायनेमिक्स, ये है ऑप्टिक्स, और चौथा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। ये क्या है, बहुत मैकेनिक्स जो है, थर्मोडायनेमिक्स, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी जो चारों जो टॉप चैप्टर है, ये उसके अंतर्गत बहुत सारे चैप्टर्स आते हैं। तो मैकेनिक्स में कौन कौन से आते हैं, एक आता है एनालम्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वर्क पावर एनर्जी, सेंटर ऑफ मास, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स एंड ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव एक्सेट्रा। ये सब सारे किस में आते हैं, मैकेनिक्स में आते हैं। अब थर्मोडायनेमिक्स किस में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स में आता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, है ना, हीट इंजन, कार्नोट साइकिल, ये सब सारे किस में आते हैं, थर्मोडायनेमिक्स आते हैं। तो मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली 11th क्लास का चैप्टर है। और 12th के चैप्टर में कौन कौन से हैं, ऑप्टिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। अब ऑप्टिक्स में कौन कौन से हैं, लेंस, मिरर, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब किस में पढ़ना है, रेनबो के बारे में पढ़ेंगे, ये सब किस में आएगा, ऑप्टिक्स में आएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या पढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे कि जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का फिनोमेना हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का फिनोमेना हो रहा है, ठीक है, और अल्टरनेट करंट के बारे में हम पढ़ेंगे। ये सब सारी चीज किस में आएगी, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आएगी। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और भी जैसे आपने पढ़ा है फैराडेज लॉ, ठीक है, ये सब सारे किस, और स्टेट के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो ये सब किस में आते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में आते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए कि क्या होता है मैक्रोस्कोपिक। अब पढ़ेंगे माइक्रोस्कोपिक किसको बोलते हैं। माइक्रोस्कोपिक उसको बोलते हैं कि ऐसे पार्टिकल्स पे स्टडी करते हैं
जिसका साइज बहुत छोटा हो, जिसको हम खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, जिसका साइज कितना हो 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि 10⁻⁻6 मीटर से साइज किसका छोटा होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जिसको हम इसको खुले आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स पे स्टडी करना, उस फिजिक्स को बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स। अब बात करते हैं, यहां लिखा हुआ देखिए, इफ यू स्टडी अबाउट द वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ठीक है, तो क्या है, क्वांटम फिजिक्स। बेसिकली क्वांटम फिजिक्स बहुत ही बड़ा टॉपिक, बहुत वास्ट टॉपिक है। यह आप लोग पढ़ेंगे एमएससी बीएससी में, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन क्वांटम फिजिक्स को 12th चैप्टर में भी, 12th क्लास में भी पढ़ा जाता है। 12th क्लास में जो थोड़ा सा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, वो कौन कौन से हैं, एटम्स, न्यूक्लियस एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, यानी ये सब सारे किस में आते हैं, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में आते हैं। अब बात करते हैं तीसरा कैटेगरी, मेसोस्कोपिक फिजिक्स। ये क्या है, हम जानते हैं कि मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स में जो पार्टिकल्स का साइज कितना होना चाहिए, 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर से ज्यादा होना चाहिए। अब माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में कितना, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स के पार्टिकल्स का साइज कितना होना चाहिए, माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स में जो पार्टिकल्स का जो साइज होगा वो कितना होना चाहिए, 10⁻⁻6 मीटर से कम होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों के बीच में जो फिजिक्स आएगा, उस फिजिक्स को बोलेंगे मेसोस्कोपिक फिजिक्स, है ना। जैसे आप पढ़ेंगे यहाँ पे कि इफ वी स्टडी द साइज पार्टिकल इन बिटवीन द साइज पार्टिकल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ठीक है, यानी माइक्रोस्कोपिक और मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स के जो पार्टिकल साइज हैं, उसके बीच में जो पार्टिकल साइज होगा, उस फिजिक्स को बोलेंगे मेसोस्कोपिक फिजिक्स, जिसका साइज कितना होगा, 10⁻⁻6 मीटर से लेकर 1 मीटर तक। ठीक है, इसको कहाँ यूज करते हैं, रिसर्च फील्ड में यूज करते हैं। और ये किससे डील करते हैं, किस पे स्टडी करते हैं, 100 फ्यू टर्न्स होगा या 100 टर्न्स ऑफ एटम से हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि डोमेन ऑन फिजिक्स कितने किस डोमेन इन फिजिक्स में कैटेगरी क्या क्या है, वो कितने पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहला कौन सा है, मैक्रोस्कोपिक फिजिक्स, दूसरा है माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स एंड तीसरा है मेसोस्कोपिक फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स क्या होता है, स्कोप ऑफ फिजिक्स, स्कोप ऑफ फिजिक्स उसको बोलते हैं कि ये रेंज के बारे में बताता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे क्या होता है कि शूज का जो साइज होता है वो मिनिमम कितना होता है, 1 नंबर होता है। ठीक है, फिर उससे बढ़ता है 2 नंबर हुआ, फिर 3 नंबर, 4 नंबर, मैक्सिमम मुझे 10 नंबर शूज तक मिलता है, यानी 1 से 10 तक ये हमारा क्या होता है, रेंज, इसी को बोलते हैं स्कोप। ठीक है, तो टोटल रेंज of dimension, measurement and phenomena what we study in physics called scope of physics। ठीक है, इसको बोलते क्या बोलते हैं, scope of physics। अब हम लेंथ के बेसिस पे क्या करेंगे कि scope of physics क्या होगा, लेंथ के बेसिस पे तो हम जानते हैं कि सबसे छोटा लेंथ किसका होता है, न्यूक्लियस का होता है, सबसे छोटा। फिर इसका कोई पार्टिकल्स और हुआ, उससे बड़ा हो गया, फिर दूसरा पार्टिकल्स उससे बड़ा हुआ, फिर तीसरा उससे और पार्टिकल्स बड़ा हुआ, जैसे सूरज हुआ, ठीक है, उससे बड़ा और कुछ हो गया, कोई बड़ा स्टार हो गया। लेकिन अगर हम बात करें कि जिसको हम जानते हैं सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, यूनिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो स्कोप ऑफ फिजिक्स ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ क्या हो जाएगा, स्कोप इज फ्रॉम 10⁻14 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस टू 10⁻26 लेंथ ऑफ यूनिवर्स। यानी सबसे छोटा कौन सा है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, जिसका साइज क्या है 10⁻14, और सबसे बड़ा कौन सा है, यूनिवर्स का लेंथ, जिसको हम यूनिवर्स को जानते हैं। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ मास के बारे में बात करते हैं। तो सबसे छोटा मास किसका होता है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का होता है। ठीक है, फिर इसको जब हम बढ़ते बढ़ते कोई दूसरा पार्टिकल्स है, कोई तीसरा पार्टिकल्स है, कोई चौथा पार्टिकल्स है ना। फिर देखते हैं सबसे बड़ा जो ज्यादा जो मास है वो किसका है, यूनिवर्स का है। कितना है, यूनिवर्स का है। तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मास के अकॉर्डिंग, तो सबसे छोटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 10⁻36 kg। और सबसे ज्यादा कौन होता है, जिसको हम सबसे बड़ा किसका होता है, यूनिवर्स, जिसका मास कितना होता है 10⁻55 kg। उसी टाइम स्केल के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो सबसे
छोटा होता है टाइम कितना होता है 10⁻22 सेकेंड, और सबसे बड़ा कौन होता है 10⁻18 सेकेंड। तो ये होता है स्कोप ऑफ फिजिक्स, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में एक्साइटमेंट क्यों रहता है, क्या रीजन है, इसके पीछे रीजन क्या है? तो आइए पहला रीजन देखते हैं कि डिस्कवरिंग मिस्ट्री ऑफ नेचर, यानी जो भी नेचर में सीक्रेट है, जो भी प्रकृति में जो भी सीक्रेट है, ठीक है, उस चीज को क्या करता है, डिस्कवरी बताता है, खोज करता है, ठीक है। इसलिए फिजिक्स क्या है, हमारा ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। दूसरा क्या है, कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट, यानी फिजिक्स में हम लोग बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देख लीजिए क्या होता है कि फीदर, पंख और कॉइन को हम क्या करते हैं कि रिलीज करते हैं। तो देखते हैं कि हमारा जो कॉइन है पहले ग्राउंड पे पहुंचता है और जो फीदर है वो बाद में पहुंचता है ना। लेकिन इसी एक्सपेरिमेंट को फिर हम वैक्यूम में जब देखते हैं तो देखते हैं कि ये दोनों फीदर और कॉइन दोनों साथ साथ नीचे पहुंचते हैं। तो इससे पता ये चला कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों मैटर पर लग रहे हैं, यानी फीदर और कॉइन पे लग रहे हैं, ठीक है, वो मास पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो आखिर क्यों ऐसा हो रहा है कि वैक्यूम में कर रहे हैं तो दोनों साथ पहुंच रहे हैं, और इन्वायरमेंट में जब ऐसे जब जहां मीडियम है तो वहां पे फीदर बाद में पहुंच रहा है, कॉइन पहले पहुंच रहा है। इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन ये है कि रेजिस्टेंस की वजह से, एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐसा हो रहा है, यानी पंख पे एयर रेजिस्टेंस ज्यादा लग रहा है इसलिए वो बाद में पहुंच रहा है, और कॉइन में एयर रेजिस्टेंस कम लग रहा है इसलिए वो पहले पहुंच जा रहा है ग्राउंड पे, ठीक है। तो कैरिंग आउट इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट। तीसरा है अप्लाइंग लॉज ऑफ फिजिक्स फॉर प्रैक्टिकल पर्पसेस, यानी फिजिक्स में जो भी लॉ हम बनाते हैं उसको हम प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में आप जानते हैं जो टरबाइन जो बनाते हैं इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में, ठीक है, वो उसका प्रिंसिपल क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, ये प्रिंसिपल है। लेकिन हमने क्या बनाया, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल हम थोड़ा समझ लेते हैं आखिर होता क्या है, ठीक है। हालांकि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये आपको 12th में पढ़ना होगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ होता क्या है। एक्चुअली क्या होता है कि करंट कैरिंग एक वायर ले लिया, यानी एक वायर मैंने ले लिया, वायर ले लिया ऐसे, ठीक है। अब हम क्या कर रहा हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ, मैं वायर को टच करते हुए मैं भेज रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होना चाहिए, वैरी करना चाहिए, यानी कभी कम कभी ज्यादा, कभी बहुत कम कभी ज्यादा, ऐसे मतलब वैरी करना चाहिए, कांस्टेंट नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो उसके वजह से क्या होता है, वायर में क्या होता है, इसमें करंट पहुंचना स्टार्ट हो जाता है वायर में, ठीक है। इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। समझ में आ रहा है चीजें? तो अब इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर तो हम जानते हैं कैसे बनता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया हूं कैसे वर्क, कैसे थोड़ा सा मैं बताऊं, डिस्क्रिप्शन आप देख लीजिएगा क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है ना। अब ये हमारा क्या होता है, ये ऐसे मूव करता है, इसके मूव होने की वजह से क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हुआ, वेरिएशन आया इस कॉइल में, आया कि नहीं। उस वेरिएशन की वजह से क्या हो रहा है, इसमें करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट रहता है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल की मदद से हम लोग क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर बनाते हैं। जो इलेक्ट्रिक मोटर जनरेटर क्या है, हमारे प्रैक्टिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब बेसिक लॉ ऑफ फिजिक्स आर यूनिवर्सल, यानी जो बेसिक लॉज ऑफ फिजिक्स है ये क्या है, यूनिवर्सल है, यानी ये सब कंट्री में इसका जो भी फिजिक्स का लॉ है सारे कंट्री में एप्लीकेबल है। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में फिजिक्स का लॉ कुछ और है और इंग्लैंड में फिजिक्स का लॉ कुछ और है, ऐसा नहीं है। जो यहाँ का लॉ जो है, जो इंडिया का जो लॉ है वही लॉ इंग्लैंड का भी लॉ है। रिलेशन ऑफ फिजिक्स विथ ब्रांच ऑफ साइंस, यानी साइंस के ब्रांच के साथ फिजिक्स का रिलेशन कैसा है। अब साइंस के ब्रांच कौन कौन से होते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है, बायोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, जियोलॉजी, ज्योग्राफी, ये सब सारे किसके हैं, साइंस के ब्रांच है, ठीक है। तो अब आते हैं बायोलॉजी के बारे में। इससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मेरा बोन टूट गया, यानी हड्डी टूट गया, ठीक है। तो कैसे पता लगेगा कि मेरा हड्डी टूट गया, है ना। तो हम क्या करते हैं कि इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं,
यानी हम डॉक्टर पर जाते हैं और वो इंस्ट्रूमेंट से देखता है और देख के बताता है क्या है, मेरा हड्डी थोड़ा सा क्रैक कर गया है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट जो बना वो किसके प्रिंसिपल से बना? वो फिजिक्स के हेल्प से बना। ठीक है, जैसे और भी देखिए कि द इंस्ट्रूमेंट इज मेड फॉर टेस्टिंग सर्जरी एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी व्हिच आर एक्सप्लेन्ड बाय द हेल्प ऑफ फिजिक्स। यानी हम लोग इंस्ट्रूमेंट जो यूज करते हैं बॉडी का टेस्टिंग कराने के लिए, सर्जरी कराने के लिए, फिर इसके बाद हमारा बॉडी का फंक्शन कैसा काम कर रहा है, ठीक है, उस चीज को एक्सप्लेन कौन करता है? फिजिक्स करता है। यानी फिजिक्स कैसे करता है? हम इस फिजिक्स की हेल्प से इंस्ट्रूमेंट तैयार करते हैं और उसके बाद मुझे बता देता है कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है। ठीक है, जैसे देखिए हम एक्सरे मशीन यूज करते हैं, माइक्रोस्कोप यूज करते हैं और अदर डिवाइसेस यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पता किस पे कर रहा है? यानी हमारा जो पार्ट्स है हम किस में पढ़ते हैं? हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं। ठीक है, अब दूसरा आता है केमिस्ट्री। अब इसे क्या है? बॉन्डिंग रिएक्शन हुआ। इसे हम जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बीच में रिएक्शन कैसे होता है। जैसे H हुआ तो H क्या है? प्लस है, Cl क्या है? माइनस है। जैसे आप मानते हैं कि HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो यहाँ पे H क्या है? प्लस है, ब्रोमीन क्या है? माइनस है। तो आखिर ये कैसे कंपाउंड एग्जिस्ट कर रहा है? ठीक है, कौन सा लॉ लग रहा है कि एग्जिस्ट कर रहा है? तो हम जानते हैं कि H पास प्लस है, Br पास नेगेटिव है, तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम फोर्स लग रहा है। कूलम फोर्स हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो बॉन्डिंग रिएक्शन हुआ। उसके बाद क्या हुआ? जैसे हम मानते हैं कि एटम एग्जिस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम ये पता करते हैं कि क्या होता है एटम्स में, क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है और इलेक्ट्रॉन के एटम्स के बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है? नेगेटिव चार्ज है, न्यूक्लियस क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। तो दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? कूलम फोर्स लग रहा है। ठीक है ना, इसको इलेक्ट्रिकल फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर्स हमने पढ़ा कूलम फोर्स, ये किसमें पढ़ते हैं? फिजिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये जो रिएक्शन हुआ, बॉन्डिंग रिएक्शन, इक्वेशन, जितने भी हम चीजें हम एक्सप्लेन करते हैं फिजिक्स की मदद से, ये किसमें पढ़ते हैं? हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। दूसरा हुआ एस्ट्रोनॉमी, जिसे हम जानते हैं कि स्टार मूव कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एक स्टार। अब क्या है कि यूनिवर्स में स्टार चलते जा रहे हैं। ठीक है, कभी देखने को मिलता है कि प्लैनेट भी चल रहे हैं। आखिर कैसे चल रहे हैं? ठीक है, ये तो हम पढ़ते हैं कि भाई ये क्या है? एस्ट्रोनॉमी है। इसके बारे में हम लोग नॉलेज इकट्ठा करते हैं। लेकिन अगर स्टार की बात करें, दो स्टार के बीच में, चाहे स्टार प्लैनेट के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बोल रहे हैं। तो दोनों स्टार के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से क्या हो रहा है? स्टार एग्जिस्ट कर पा रहे हैं। तो ये हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हम किस में पढ़ते हैं? फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, अब चौथा आता है जियोलॉजी। अब जियोलॉजी के बारे में हम क्या पढ़ते हैं? जैसे क्या है? हमारा अर्थ है। अर्थ के पास क्या है? बहुत सारे मैटर्स हैं। ठीक है, हर एक मैटर्स का डिफरेंट डेंसिटी होता है कि नहीं? यानी अर्थ में क्या होता है? मेंटल होता है, क्रस्ट होता है, कोर होता है। तो हम जानते हैं कि इन लोगों का जिस मटेरियल से ये बना हुआ, वो मटेरियल का जो डेंसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। तो हम आखिर इससे पता कैसे करते हैं कि इसका डेंसिटी इतना है, इसका डेंसिटी इतना है? यानी मेंटल का डेंसिटी इतना है, कोर का डेंसिटी इतना है। ठीक है, और जो अर्थ का जो प्लेट होते हैं उसका मोशन होता है, उसके बीच में फोर्स भी लगते हैं। बाकी कितने लगते हैं, कितने हैं, यानी डेंसिटी का वैल्यू कितना है, वो हम किसके हेल्प से मदद करते हैं? हम फिजिक्स के हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा। लेकिन हम ये जो अर्थ के बारे में, प्लेट्स का जो मोशन हुआ, डेंसिटी, जो मटेरियल के बारे में पढ़ते हैं, वो हम किस में पढ़ते हैं? जियोलॉजी में पढ़ते हैं। लेकिन कितना है वो वैल्यू, हम किससे कैलकुलेट करते हैं? फिजिक्स के हेल्प से कैलकुलेट कर पाते हैं। तो क्या है? फिजिक्स इन्वॉल्व इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। यानी फिजिक्स जो है हर एक चीज में इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। फिजिक्स, टेक्नोलॉजी और सोसाइटी में क्या इंटरकनेक्शन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हम जानते हैं कि फिजिक्स में बहुत सारे लॉ होते हैं
और उस लॉ को यूज करके हम क्या करते हैं, डिवाइस बनाते हैं, ठीक है। और उस वो जो डिवाइस है सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट करता है, क्या प्रभाव डालता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए हम एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। जैसे हम फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स में बहुत सारे प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है। उस प्रिंसिपल को यूज करके हमने मतलब कि साइंटिस्ट ने क्या किया, उस हीट इंजन बनाया, ठीक है। और हीट इंजन को इंप्रूव करते गए, और जैसे जैसे हीट इंजन इंप्रूव करते गए इंडस्ट्री में क्या आ गया, रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि हमारा इंडस्ट्री दिन पर दिन क्या होते गया, डेवलप होते गया, विकसित होते गया, ठीक है। और जैसे आज के दौर में आप देख लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा देखिए कि ज्यादा से ज्यादा जो प्रोडक्ट बनते हैं वो इंडस्ट्री के होते हैं, इंडस्ट्री में बनते हैं, ठीक है। ये किसकी देन है, ये देन है हीट इंजन की देन है, ठीक है। और सेकंड आता है सेमीकंडक्टर का प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करते हैं, सिलिकॉन चिप बनाते हैं, ठीक है। जैसे क्या हुआ कि फर्स्ट जनरेशन जब पहली बार जब कंप्यूटर आया था, ठीक है, तो वो एक रूम बराबर हुआ करती थी, ठीक है। तो वो एक्चुअली उसको हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होती थी, ठीक है, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था, ठीक है। क्योंकि उसमें डेटा को कलेक्शन करने के लिए, डेटा जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन के जो डेटा होते हैं उसका कलेक्शन करने के लिए ज्यादा स्पेस चाहिए रहता था, ठीक है। तो उस चीज से बचने के लिए, उस चीज को मिनिमाइज करने के लिए 1961 के आसपास सिलिकॉन चिप का इजाद हुआ। अब सिलिकॉन चिप करता क्या है कि ज्यादा से ज्यादा डेटा को, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन डेटा को कलेक्ट करता है, ठीक है। और ये सिलिकॉन चिप का ही देन है कि दिन पर दिन क्या हुआ, कंप्यूटर में क्या हुआ, कंप्यूटर का साइज मिनिमाइज होते गया। उसके वजह से क्या हुआ, सोसाइटी में क्या प्रभाव पड़ा, कंप्यूटर रिवोल्यूशन आ गया, ठीक है। तो आजकल हम जानते हैं कि कंप्यूटर का कोई भी काम हो, अधिकतर से अधिक मैक्सिमम जो वर्क होते हैं, मैक्सिमम जो काम होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड ही होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सोसाइटी पे प्रभाव पड़ा, ठीक है। अब तीसरा आते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल इन फ्लूइड। अब फ्लूइड किसको बोलते हैं, फ्लूइड होते हैं एयर और वाटर को, एयर और वाटर क्या होते हैं, हमारे फ्लूइड्स होते हैं। तो बर्नौली प्रिंसिपल यूज करके हमने क्या किया, यानी हमारे जो पूर्वज थे, यानी कहने का मतलब साइंटिस्ट जो थे, उन्होंने क्या किया, बर्नौली प्रिंसिपल यूज करके एरोप्लेन बनाया। और एरोप्लेन का सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा कि हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से जा सकते हैं मिनिमम समय में। जैसे मान लीजिए अगर हम ट्रेन से जाना चाहते हैं दिल्ली से मुंबई, तो एक दिन तो लगता ही है मिनिमम, ठीक है। लेकिन अगर हम एरोप्लेन से जाएंगे तो कितना देर लगेगा, 2 से 3 घंटे लगेंगे, यानी हमारा टाइमिंग सेव करता है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हुआ, बर्नौली प्रिंसिपल की वजह से हुआ, जिससे हम एरोप्लेन बनाए, और एरोप्लेन से क्या हुआ, हम एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही कम समय में चले जाते हैं। चौथा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के प्रिंसिपल यूज करके हम क्या करते हैं कि फोटो सेल बनाते हैं। अब फोटो सेल जो है उसको हम बहुत सारे डिवाइस में यूज करते हैं, ठीक है। पांचवा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, जैसे न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप जानते हैं कि टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि अगर हम एक हाथ से किसी दीवार पे फोर्स लगाते हैं तो दीवार भी हमारे पर क्या करेगी, हमारे हाथ पे फोर्स लगाती है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमें हाथ में चोट लगती है। ये किस प्रिंसिपल से हुआ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के वजह से हुआ, ठीक है। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ यूज करके हमने क्या बनाया, रॉकेट बनाया, रॉकेट प्रोपल्शन बनाया, ठीक है। और रॉकेट क्या करता है कि उसमें फ्यूल बर्न होता है, और फ्यूल बर्न होने की वजह से क्या होता है, फ्यूल नीचे की तरफ जाती है और रॉकेट क्या होती है, ऊपर की तरफ जाएगी। यानी ये किस प्रिंसिपल पे बेस है, न्यूटन्स लॉ के प्रिंसिपल पे बेस है। अब इसका सोसाइटी पे क्या इंपैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो प्रभाव ये पड़ा कि हम स्पेस पे जा सकते हैं, हम मून पे जा सकते हैं, ठीक है। ये इसका इंपैक्ट हुआ। अब छठा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जैसे कि हम जानते हैं कि पहले जो टेलीफोन हुआ करती थी, जैसे हमको बात करना होता था तो हम टेलीफोन से बात करते थे, ठीक है।
तो उसमें केबल यूज करते थे, केबल यूज किया जाता था। अब केबल जानती हैं कि केबल लगाने के लिए कॉस्ट लगती है, ज्यादा कॉस्ट लगता था। और एक प्रॉब्लम ये भी होती थी कि कॉस्ट तो लगता ही था, एक प्रॉब्लम थी। और दूसरा प्रॉब्लम ये थी कि उसमें नॉइज आते थे, ठीक है। उस चीज से उस चीज से बचने के लिए हमने मोबाइल फोन का इजाद किया, मोबाइल फोन बनाया, ठीक है। अब मोबाइल फोन क्या होता है, मोबाइल फोन किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन से एक वेव जनरेट होता है, उस वेव को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि ये 12th का चैप्टर है, ये बहुत 12th का चैप्टर है, आप इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। यहां मैं डिस्कस करना उतना इंपॉर्टेंस नहीं समझता, ठीक है। तो इस मोबाइल फोन के बनने से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन हुआ, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कि हम अभी यहाँ पे हैं, इंडिया में है, हमारा दोस्त अमेरिका में है, तो हम बहुत आसानी से हम उससे बात कर सकते हैं, कुछ मिनट चंद सेकंड में ही बात कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन इसका डिमेरिट भी है कि हमारा पर्सनल कांटेक्ट हम लूज कर चुके हैं, यानी हम किसी दूसरे से मिलना जुलना बहुत कम कर दिए हैं। किसकी वजह से, मोबाइल फोन की वजह से, ठीक है। जैसे बहुत सारे हमने मशीन बनाए, टेक्नोलॉजी बनाया, किसके मदद से, फिजिक्स की मदद से, यानी फिजिक्स के प्रिंसिपल की मदद से, ठीक है, बनाया। और उस प्रिंसिपल को यूज करके हमने टेक्नोलॉजी डिवाइस बनाया। और सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा कि कोई भी काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। लेकिन इसका डिमेरिट ये भी है कि हम उसकी वजह से आलसी भी हो गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे क्या है कि हम जैसे वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन में क्या होता है, कपड़े धुलते हैं, ठीक है। अब कपड़े को वॉश करते हैं, ठीक है, कपड़े वॉश होती है उसमें क्या होता है कि फिजिक्स के प्रिंसिपल यूज करके वॉशिंग मशीन बनाया, ठीक है। तो वो क्या करता है वॉशिंग मशीन कि कम समय में ज्यादा कपड़े धो देता है, ज्यादा कपड़े वॉश हम कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिमेरिट ये हुआ कि हम ज्यादा लेजी हो गए हैं, बहुत ज्यादा आलसी हो गए हैं, है ना। जैसे क्या होता था कि अगर हम हाथ से कपड़े को धोते थे पहले, तो क्या होता था, हमारा एक एक्सरसाइज होता था, और एक्सरसाइज की वजह से हमारे अंदर एनर्जी रहती थी, एनर्जेटिक वे में हम रहते थे, ठीक है, हम एक्टिव रहते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो टेक्नोलॉजी बनने से ये भी एक कुछ फायदे भी हैं और कुछ घाटा भी है। इसी के साथ मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करता हूं, और नेक्स्ट जो आने वाले वीडियो है इस चैप्टर का, उसका टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन नेचर एंड कंजर्वेशन लॉ। और मैं आशा करता हूं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूं कि अगर इस वीडियो में आपको जो भी कमी देखने को मिली, प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस जो भी कमी है उस कमियों को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि मैं आने वाले वीडियो में इस कमियों को दूर कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।